हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य की भूमिका पढ़ा था, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम जान ले काव्य क्या होता है। जो कवि की रचना होती है, कवि जो है छंदबद्ध लय, वैसे हम सीधे शब्दों में पढ़ते हैं कि लय, तुक, गति, यति, छंद, प्रवाह, रस, छंद, अलंकार से बधी हुई जो रचना होती है वो पद्य कहलाती है, काव्य कहलाती है। वैसे कविता का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कवि की रचना, कवि की कृति। कविता जो होती है छंदबद्ध, लय युक्त, प्रवाह युक्त होती है। यह रस, अलंकार, भावना और कल्पना से परिपूर्ण होती है। कविता किसी के भी हृदय को आह्लादित करती है, प्रसन्नचित्त करती है, अर्थात इसमें भावनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। आप देखेंगे कि आपके इस बुक्स मतलब इस पेज में एक जगह लिखा हुआ है कि ये देखिए रस, तुक, यहाँ पर रस, तुक, लय, गति से कविता बधी होती है। रस, अलंकार, भावना, कल्पना से वह सजी होती है। काव्य के दो भेद होते हैं। पहला श्रव्य काव्य होता है, दूसरा दृश्य काव्य होता है। जो श्रव्य काव्य, श्रव्य जान ही लीजिए, श्रव्य मतलब होता है सुनना, सुनने या पढ़ने योग्य जो काव्य होता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता और गीत। दृश्य काव्य जो होता है, जिस कथानक को हम देखते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ें घटित होती हैं, उनके वार्तालापों को सुने, उनके अभिनय को हम देखें या रंगमंच पर प्रस्तुत करें, वो दृश्य काव्य होता है। जैसे हम लोग नाटक देखते हैं, नाटक होता है, प्रहसन होता है, एकांकी आदि चीज़ें दृश्य काव्य में आती हैं। तो श्रव्य काव्य सुनने वाले काव्य, दृश्य काव्य देखने वाले काव्य। अब श्रव्य काव्य के भी दो पार्ट हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आपका आता है महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। प्रबंध काव्य जो होता है, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ आती हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। जो प्राचीन विद्वान हैं उन्होंने कहा कि जिन काव्य में संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है, पूरे जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है, वो होता है महाकाव्य। अर्थात जिनमें कभी जो है जिस काव्य में कभी पूरे जीवन के घटनाक्रम का चित्रण करता है वह महाकाव्य होता है। इसमें महाकाव्य में रसों की क्या होती है, किसी एक रस की प्रधानता होती है, जैसे वीर, श्रृंगार, शांत। कोई एक रस जो होता है वो प्रधान होता है। अन्य भी रस होते हैं लेकिन वो रस गौण होते हैं, मुख्य नहीं होते हैं। और महाकाव्य की एक विशेषता और है कि इसमें कम से कम आपको 8 सर्ग होने चाहिए। दूसरा काव्य है खंड काव्य। जिस काव्य के जीवन के व्यापक चित्रण में उस घटना का संक्षिप्त चित्रण होता है वह खंड काव्य कहलाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा बृहद चित्रण महाकाव्य, तो किसी घटना का संक्षिप्त चित्रण जो होता है वो खंड काव्य होता है। आख्यानक गीति है कि महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध जो कथाएँ होती हैं, जिसमें किसी की वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा का आदि प्रेरक घटना चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे वह आख्यानक गीत होता है। वहीं श्रव्य काव्य का दूसरा प्रकार है मुक्तक काव्य, जिसमें है पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। इसमें किसी भी प्रसंग के आधार पर भावानुभूति का क्या होता है, चित्रण होता है। जैसे इसमें इस कोटि के जो काव्य हैं उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, रहीम के भक्ति और नीति के दोहे हैं, मतीराम का नाम सुने होंगे आप लोग, देव का नाम। इन सब की जो रचनाएं हैं वो पाठ्य मुक्तक में आती हैं। वहीं गेय मुक्तक होता है। गेय मुक्तक में गीत, गेय का अर्थ ही है गाना, तो गीत ही
जो होता है गीति या प्रगीति काव्य की जो क्या होती है, गीत या प्रगीति काव्य से हम कहते हैं यह अंग्रेजी भाषा के लिरिक तो आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा के लिरिक का ही क्या है, समानार्थी है। इसमें आत्माभिव्यक्ति होती है, सौंदर्यमयी कल्पना होती है, संक्षिप्तता होती है और संगीतात्मकता होती है। मतलब ये जो है, यहाँ से हम देखिए ये जो है गेय मुक्तक है, ये पाठ्य मुक्तक है। पाठ्य मुक्तक पढ़ने वाली होती हैं, जैसे विषय की प्रधानता होती है, जैसे सूर, कबीर, तुलसी आदि की रचना। और इसमें है तो इसमें है मुक्तक में कि जिसे हम लिरिक जानते हैं उसी लिरिक्स के अनुसार हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब अगला है हमारा हिंदी पद्य के इतिहास में कि हिंदी पद्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रमुखतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है वीरगाथा काल, तीसरा है भक्ति का, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। भक्ति काल है, भक्ति काल को हम पूर्व काल, पूर्व मध्यकाल और स्वर्ण युग कहते हैं। और भक्ति काल जो है उसको हम लोग अक्सर पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल को कौन सा युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीति काल है जिसे उत्तर मध्य काल कहते हैं या श्रृंगार काल कहते हैं। अब है आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं। अब हम इनकी समय सीमा जान लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा है 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, देखिए यहाँ है। और भक्ति काल की समय सीमा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। वहीं रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल की कहें तो 1643 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जो है ये है 1868 से आज तक इसको मान लिया जाता है। अर्थात हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में को 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसी हिसाब से इनकी समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है। अब अगला है कि आधुनिक काल के बारे में आज मैं बताऊंगी और अगले वीडियो में आधुनिक शब्द से ही जो इस समय चल रहा है मैं उसको बताना चाहूँगी कि 1843 ईस्वी से अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक शब्द का ही अर्थ आप लोग आधुनिक जब हम जान गए तो मॉडर्न, अंग्रेजी भाषा का मॉडर्न शब्द, तो आधुनिक शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि नवीनता व वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है, जो बीत चुका होता है वो भूतकाल कहलाता है, जो आने वाला होता है वो भविष्य काल कहलाता है। तो ये तो आप जानते हैं कि आधुनिक शब्द से ही उसका अर्थ पता चल जाता है कि वर्तमान काल। रीतिकाल की रूढ़वादी एक रस, एक भाव तथा सीमित छंद की परंपरा को तोड़ दिया गया और उसे आधुनिक युग में कवियों ने सर्वांगीण रचनाएं की। आधुनिक काल को निम्नलिखित उपखंडों में क्या किया कर दिया गया है, विभाजित कर दिया। आधुनिक युग तो 1843 ईस्वी से अब तक चल रहा है, लेकिन इसके भी कई भाग बना दिए गए हैं, जिसमें आप देखिए हम कहते हैं आधुनिक गद्य का जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहला कौन सा युग है, भारतेंदु युग, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ आधुनिक काल और आधुनिक काल के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग हुआ है। द्विवेदी युग जो है वह 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके प्रमुख हैं, नहीं तो पहले इसके पहले भी अगर पूछ लेता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे तो हम उसमें उनका नाम कहते हैं श्याम सुंदर दास। लेकिन जनरली सामान्यतया अगर पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो हम लिखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हुआ और उन्हीं के नाम पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ये भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। इससे अगला है छायावादी युग, जिसकी समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। इसमें जो है छायावाद में आप जानते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 मुख्य कवि हुए
इनको छायावाद का स्तंभ कहा जाता है और उन्हीं के उससे इसका नाम क्या पड़ा, छायावादी युग। छायावादी युग में है प्रकृति का बहुत बढ़िया चित्रण हुआ है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद है छायावादोत्तर युग। मैंने कल भी बताया था कि छायावादोत्तर मतलब किसी शब्द के बाद अगर उत्तर लगा हुआ मतलब उसके बाद वाला युग छायावादोत्तर युग, जो 1936 से अब तक चल रहा है, जिसके 3 भाग हैं, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। प्रगतिवादी युग की समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग की समय सीमा है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। अब प्रयोगवादी के एक मुख्य कवि हैं, आपने सुने होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये प्रयोगवादी के ही क्या है, मुख्य कवि माने जाते। इन्होंने इसी में तार सप्तक की रचना की है, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी मिलाकर के। उसके बाद है नई कविता युग। 1953 से आज तक नई कविता का युग माना जाता है। मतलब अभी छायावादोत्तर युग में ही हैं हम लोग, जिसमें प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है और नई कविता का युग है, जो 1953 से आज तक माना जाता है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। यह क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप दोनों लोग पढ़िए और समझिए। आगे मैं इसके अगला वीडियो शेयर करूँगी आपको। धन्यवाद।